अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों में बड़ी ख़तरनाक खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो जनाब, आप लोगों ने थंबनेल पे कुछ खबरें रीड भी कर ली होंगी। हस्सान न्याज़ी इमरान खान से बुरे तरीके से बदतरीन, जिसे कहते हैं ना, खफा हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं? इमरान खान की डील की खबरें जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ने फोड़ दी हैं जनाब, भांडा फोड़ दिया है। और उसके बारे से आपको बताना है। उसके अलावा आपको बताना है कि तालिबान ने मतलब अपने घर की कहा है खिड़कियां भी बनाना बंद कर दो। क्यों कहा है, इसके ऊपर जो तफसीलात उनसे आपको आगाह करूंगी। और कतर ने वहाँ पर जो उनके भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, क्योंकि इसराइल के लिए ये लोग जासूसी करते थे, और अब जयशंकर वहाँ पर गए हैं, वज़ीर ख़ारजा, और क्यों गए हैं और पूरे मामलात क्या हैं, जो अंदर की खबरें हैं वो बड़ी चुन चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का व्लॉग पूरा सुनिएगा। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। और जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो हस्सान न्याज़ी के हवाले से है। पिछले दिनों हस्सान न्याज़ी, जो कि इमरान खान के जनाब बहन के बेटे हैं, भतीजे या भांजे जो भी वो लगते हैं, भांजे लगते हैं, तो ऐसे में जो हस्सान न्याज़ी के वालिद हैं, न्याज़ी साहब, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, वो बड़े परेशान थे। और उनका ये कहना था कि कब वो घड़ी आएगी, कब वो लम्हा आएगा जब हस्सान न्याज़ी को इस चीज़ का आइडिया होगा, इस चीज़ का एहसास होगा कि इमरान खान ने सिर्फ अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया है। इमरान खान को उस शख्स की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार वो घड़ी आ गई है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने जनाब लास्ट पेशी पे, जब उनके साथ वहाँ पर हस्सान न्याज़ी भी मौजूद थे, 9 मई के वाक़यात की जो सुनवाई हो रही थी, तो जब हस्सान न्याज़ी इमरान खान के करीब आए तो सुनने में आया कि इमरान खान ने जनाब क्या किया कि हस्सान न्याज़ी से अपना मुंह मोड़ लिया। और हस्सान न्याज़ी को किसी किस्म का कोई वकील भी प्रोवाइड नहीं किया, उनको कोई लीगल हेल्प भी नहीं दी, जिसकी वजह से सुनने में आया कि जी हस्सान न्याज़ी जो हैं वो इमरान खान से काफ़ी ज़्यादा बदज़न भी हुए। और हस्सान न्याज़ी जो हैं वो अनकरीब आर्मी चीफ से खुलेआम माफ़ी मांग के जो है वो अपनी सज़ा भी ख़त्म करवा लेंगे। तो अब इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस पे जावेद चौधरी जो हैं, उन्होंने भी अपनी चुप तोड़ी है और उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, ताकि मैं आप लोगों के सामने इसलिए एक और आई विटनेस रखना चाह रही हूँ, ताकि ये ना कहें कि जी व्लॉग की खातिर ये बोल दिया वो बोल दिया। तो इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, आप सुनिए जावेद चौधरी की ज़बानी। इसके ऊपर बड़ा एक अजीब सा भी उनका ये कहना था कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, अपने मामू के लिए कुर्बानी दी, लेकिन मामू ने मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा, ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना मेरे लिए वकील का बंदोबस्त किया, बल्कि इस वक्त सिर्फ मेरे वालिद जो थे वो मुझे सपोर्ट करते रहे। और वालिद हर जगह पे गए, हर अदालत में गए, और मेरी मुलाकात के लिए भी वही आते थे या फिर मेरी वालदा आती थी। इसके अलावा फैमिली ने मुझे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया था। और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई, और जिसकी मुझे सजा हुई। और साथ वो अपने दूसरे जो लोग थे उनको भी ये बताते और समझाते रहे जेल के अंदर कि इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आपकी फैमिली को सफर करना पड़ जाए और उन्हें जेलों के सामने, अदालतों के अंदर धक्के खाने पड़ जाए। तो वो खुद अब अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप सियासतबाजी में इस कदर आगे ना बढ़े कि वहां से आपकी वापसी नामुमकिन हो जाए। और इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तपे हुए हैं, क्योंकि उन सबका ख्याल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वुकला भेजेगी हमारे लिए, हमारा लीडर हमें सपोर्ट करेगा जेल के अंदर, हमारा लीडर हर जगह पे हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन 1.5 साल से ना इमरान खान साहब ने अपने इन लोगों को ऑन किया, ना इनकी आवाज उठाई, ना ही उन्होंने अपने वुकला को या अपनी पार्टी को हदायत की कि आप फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट में जाकर इनका मुकदमा लड़ें। इस वक्त ये शदीद नाराज भी है पार्टी के साथ, और साथ साथ ये खफकी का शिकार भी है, और साथ ये रियासत से माफी भी मांग रहे हैं। और इनकी ख्वाहिश है कि ये आर्मी चीफ को अपील करें और उनसे माफी मांग के अपनी जान छुड़ाएं और घर जाएं। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अनकरीब इनकी तरफ से माफी की दरखास्तें आएंगी और वो आर्मी चीफ के लिए दरखास्तें होंगी, और उसके अंदर ये लिखा जाएगा इनकी तरफ से कि हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, और हमारे माँ बाप की भी तौबा। एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब। और ख़बर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब की बार उन्होंने फिर से कुछ नए शोशे छोड़े हैं। और क्या छोड़े वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनका कहना यह है कि हुकूमत जो है मौजूदा, वो अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि इमरान खान जो है वो बाहर के मुल्कों में जाकर डील लेकर यहाँ से पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल आपको पता ही है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो पीटीआई वालों के काफ़ी मंजूर नज़र हैं, उनके काफ़ी करीब भी हैं। तो ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान समझ लें कि पेट्रोल के अंदर जो है ना मजीद अंगारा फेंकने वाली बात है। अब आपको बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो इक़्तिदार बचाए, और बानी पीटीआई जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर भाग जाएं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितने भी टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, आपको पता ही है कि उनकी दिसंबर के महीने में बहुत सारी वो सियासी पेशगोइयाँ करवाते हैं। मुख्तलिफ जो हाथ देखने वाले या इल्म नजूम जो रखने वाले लोग हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इल्म नजूम रखने वाले लोगों की बातें भी सुन रही थी। तो उनमें से भी मोस्टली लोगों का ये कहना है कि 2025 में इमरान खान पूरी कोशिश करेंगे कि उनको डील मिल जाए, उनको ढील मिल जाए और वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अच्छा, अब ये बात कोई आज की तो नहीं है। अगर ये हो भी जाता है तो आपको ये खबर मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से दे रही हूँ
میں آپ کو پھر ایک مرتبہ دہراتی ہوں کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو جائے، وہ لنڈن جا کر رہیں، جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر عمران خان جانا چاہتے ہیں تو وہ کسی اسلامی ملک میں جائیں، اور کوئی اسلامی ممالک جو ہیں وہ عمران خان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس میں قطر ہو، چاہے اس میں کویت ہو، تو چاہے اس میں سعودی عرب ہو، کوئی بھی ملک عمران خان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور تیسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہیں وہ جمائمہ کے پاس لنڈن چلے جائیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات میں فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، حکومت اور پی ٹی آئی اسمبلی کے فورم پر مذاکرات کریں، اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی صورت اپنے اقتدار کو کھونا نہیں چاہتی، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں معاملہ جو ہے یہ ذاتی نوعیت تک جا پہنچا ہے، اور اب حکومت رہے گی یا بانی پی ٹی آئی رہیں گے۔ یعنی یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے شاہد خاقان عباسی نے کہ اب یا تو حکومت رہے گی یا عمران خان رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کا پاکستان کے اوپر اثر ہوگا۔ یہ پتہ ہی آپ کو پچھلے دنوں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن سے ہٹ کر سیاستدان آگے بڑھیں اور ثالثی کرائیں، اور ثالثی کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی خدمات پیش کرنے کی جناب بات کی ہے۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ان کی ثالثی کو کوئی قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، اب عمران خان کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے اوپر جو توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے، اس کی تفصیلات ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو بطور وزیر اعظم ملنے والے اپنے دور اقتدار میں 108 تحائف کی فہرست جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کر دی گئی ہے۔ یہ وہ 108 تحائف ہیں جن کو عمران خان نے اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے کے تیسرے گواہ ہیں جی آفیسر کیبنٹ ڈویژن بنیامین، انہوں نے بیسیکلی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور پیر کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی، اور ایف آئی اے کے اسپیشل جج ہیں جی سینٹرل شاہ رخ ارجمند، انہوں نے کیس کی سماعت کی، اور اس دوران بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی بھی عدالت کے اندر پیش ہوئیں۔ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری سماعت کے موقع پہ عدالت میں موجود تھے، اور اس دوران ایف آئی اے کے جو تیسرے گواہ ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے بنیامین، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں جی ارشد تبریز، انہوں نے گواہ پر جزوی جرا کی جو آئندہ سماعت کے اوپر مکمل کی جائے گی، اور اسی طرح آئندہ سماعت پہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر بھی گواہ پر جرا کریں گے۔ گواہ نے پرائیویٹ آپریٹرز کا قانونی طریقہ کار جو ہے وہ بھی عدالت کے اندر پیش کر دیا، اور ان کی جانب سے کیے گئے 108 تحائف کی فہرست جو ہے وہ جمع کرائی گئی۔ توشہ خانہ کے اندراج تحائف رجسٹر کو بھی عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا، اور بعد میں عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب 2 جنوری کو کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ تو جناب یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ طالبان کی افغان خواتین کے اوپر نئی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ جتنی بھی خواتین رہتی ہیں گھروں کے اندر، ان کی وجہ سے جتنے بھی رہائشی ہیں وہ اپنی کھڑکیوں کی جو تعمیر ہے اس کو بند کر دیں، اور جو آلریڈی کھڑکیاں ہیں ان کو بھی بند کر دیں، سبحان اللہ، تاکہ خواتین کے ذاتی جو مقامات ہیں وہ نظر نہ آ جائیں، اور خواتین کے اوپر تعلیم، ملازمت اور عوامی مقامات تک رسائی نہ ہو سکے، اور عوامی گانے، شاعری اور میڈیا میں آواز کے استعمال کے اوپر بھی طالبان نے پابندی عائد کر دی ہے۔ اور یہ اقدامات وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی موجودگی اور آزادی کو ہم مزید کم کرنا چاہتے ہیں، دیٹس وائی ہم یہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان پابندیوں کو جناب جنسی نسل پرستی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے، اور طالبان کی پالیسیز جو ہیں اس میں خواتین کو مزید پسماندہ اور ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی وجہ قرار دے دیا ہے۔ اب یہ آپ کی باری ہے کہ جی آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ بہت ہی دقیانوسیت نظر آئی ہے کہ آج کے دور میں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، آپ اپنے گھر کی کھڑکیاں بھی ختم کر دیں۔ یقین ماننے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، اس وقت جس گھر میں آپ مجھے جس جگہ پر میں بیٹھ کے یہ ولاگ شوٹ کر رہی ہوں، میرے گھر کے سامنے ایک پٹھانوں کا گھر، اور وہ لوگ بھی افغانی ہیں، اور ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ ٹوپی والا برقع تو چلو ٹھیک ہے جی شرعی لحاظ سے وہ پہن کے باہر نکلتی ہیں، لیکن ان کے گھر میں ایک بھی کھڑکی نہیں ہے، اور میں خود حیران ہوتی ہوں کہ ان کو سانس کیسے آتا ہوگا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسلام کبھی اس طرح تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر کے اندر کھڑکیاں ہی بند کر دو۔ بہرحال آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جاسوسی اور عرب ممالک کے ساتھ بھارت کے کشیدہ تعلقات کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دینی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جی جے شنکر، وہ قطر کے دورے کے اوپر جاسوسی الزامات اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش میں روانہ ہو گئے ہیں۔ قطر میں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی تارکین وطن جو ہیں وہ 21.8% ہیں،
और अहम शोबों में खदमात फराहम कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ भारतीयों को वहाँ पर शायद सजाए मौत भी हुई थी क्योंकि वो जासूसी कर रहे थे कतर की इसराइल के साथ मिलकर, इसराइल के लिए बेसिकली वो कतर की जासूसी कर रहे थे। बहरहाल 8 भारतीय बहरिया अफसरान जो हैं उनके जासूसी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार हुए थे और फिर बाद में उनको रिहा किया गया था। और भारत पर आलमी सतह पर जासूसी और मुदाखलत के कई इल्ज़ामात जो हैं वो साबित हो चुके हैं। इसमें अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि अभी तो कनाडा अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि कनाडा के अंदर इन्होंने जो सिख रहनुमा है उनके जो आज़ादी की तहरीक चला रहे थे उनको कत्ल करवाया है। वो जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने तो खुल के जनाब जी यहाँ के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुखातिब करके कहा था कि आपने बाकायदा तौर पर अपनी खुफिया एजेंसीज को शामिल करके मुदाखलत की है कनाडा के अंदर जाकर और उन सिखों को आपने कत्ल करवाया है। मोदी हुकूमत के तहत इसराइल के साथ जो उनके करीबी ताल्लुकात हैं उन्होंने भारत की गैर जानिबदारी के ऊपर एक जो बड़े सवालात हैं वो उठा दिए हैं और अरब ममालिक को भारत पर एतमाद की पॉलिसी के ऊपर अब गौर करना पड़ेगा। ये जो कहा जाता था ना कि भारत बड़ा दोस्त मुल्क बना पड़ रहा है जनाब, सऊदी अरब के साथ दोस्ती तो फलां के साथ दोस्ती, ये सब मतलब की यारी थी। कनाडा को समझ आ चुकी है, कतर को हाथ लग चुके हैं। अब बाकियों को भी सोचना चाहिए कि वो जग बीती से सीखेंगे या हार्ड बीती से सीखेंगे। बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी अच्छी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।